तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल एक फॉर्मेशन जहाँ पर इसने बनाया था किसी प्लेनेट पे, वहाँ पर पहुँचता है। तो ये जो प्लेनेट था, यहाँ पर बहुत सारी सिटीज़ थी जहाँ पर लोग रहते थे, बट कल्टीवेटर्स ज़्यादा नहीं थे। और फिलहाल इस प्लेनेट पर ठंडी का मौसम था। और जब ठंडी पड़ती है, वैसे तो अगर आपने बर्फ़ देखा होगा ठंडी में पड़ते हुए, तो खेलने का मन करता है। तो वैसे यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, तो काफ़ी खुशी का माहौल था। एक बच्चा था जो कि बर्फ़ को देख रहा था और फिलहाल ये ठंडी में वॉक कर रहा था। लेकिन इसने जो कपड़े पहने थे वो बहुत पतले थे, लेकिन इसे ठंडी से डर नहीं लग रहा था। ये विंड और स्नो का सामना कर रहा था। बेसिकली एक यंग मैन कह सकते हो, मतलब अपना वांगलिंग था जो कि इन ठंडियों को देख रहा था और सोच रहा था यार मैं कितना पावरलेस हूँ कि मुझे मेरे ही प्लेनेट को, मेरे ही स्टार सिस्टम को छोड़ के जाना पड़ेगा। और उस जगह पे ये पहुंचता है जहां पर वो फॉर्मेशन था। यहाँ पर भी बर्फ गिरा था, इसके ऑरा की वजह से बर्फ तुरंत ही हट जाता है और 10,000 फीट का एक फॉर्मेशन दिखाई देता है। और वांगलिंग इसके सेंटर ऑफ द फॉर्मेशन में एंटर करता है, स्टोरेज बैग खोलता है और कुछ स्टोन्स निकालता है और इन्हें डाल देता है अलग अलग पोजीशंस पे। फॉर्मेशन चमकने लगता है। वांगलिंग जमीन पर बैठा था और कुछ सोच रहा था। इस दौरान ये कोरजिन सोल अपने बैग से निकालता है, जिसकी आंखें बंद थी और वो बेहोश था। और वांगलिंग बहुत सारे सील्स बनाता है और इसके सोल की तरफ गाइड करता है। इस बंदे का ओरिजिन सोल ट्रेम्बल करता है और उसके बाद वांगलिंग इसे फिर से बैग में फेंक देता है। फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था और वांगलिंग वही टेक्निक यूज करता है, यूज द सोल एज द गाइड। वॉर्टेक्स लाल कलर का हो जाता है, मतलब एक अलग स्पेस प्रकट होता है। यही सेम टेक्निक इसने किंगलिंग को ढूंढने के लिए भी यूज किया था। एक बार फिर से ये आसपास की चीजों को देखता है कि मैं पता नहीं कब रिटर्न कर पाऊंगा या नहीं भी आ पाऊंगा। और फिलहाल वॉर्टेक्स के अंदर प्रवेश करता है और गायब हो जाता है। जाते जाते ये हंस रहा था। फिलहाल ये हंसी मानो बर्फ में मिक्स हो जाती है। तो यार आपको भी पता है कि 4 सेलेस्टियल रियल्म्स हैं और हर एक रियल्म के नीचे में एक स्टार सिस्टम है। जैसे रेन सेलेस्टियल रियल्म के नीचे में अलायंस स्टार सिस्टम है, जैसे हम ब्रिलियंट वॉइड स्टार सिस्टम भी कहते हैं। थंडर सेलेस्टियल के नीचे ऑल हेवन है। और हर एक स्टार सिस्टम का अपना अलग कल्चर है। जैसे ऑल हेवन में आप देखोगे तो फैमिलीज वाला चीज़ ज़्यादा चलता है। वहीं अपने अलायंस स्टार सिस्टम में कल्टीवेशन प्लेनेट का सीन है। यानी अलायंस में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, ऑल हेवन में थोड़ा सा फ्रीडम है। अब तीसरे की हम बात करते हैं, जो कि विंड सेलेस्टियल रियल्म के नीचे आता है, जिसे हम क्लाउड स्टार सिस्टम कहते हैं या क्लाउड सी भी कह सकते हो। और ये जो क्लाउड सी स्टार सिस्टम है ये ऑल हेवन से काफ़ी बड़ा है, यानी चारों स्टार सिस्टम में सबसे बड़ा। और क्लाउड सी में हमेशा से फॉग रहता ही है, तो डिवाइन सेंस भी एक लिमिट के बाहर नहीं फैल सकता। स्पेशल बेंडिंग भी आप उतना पावरफुल यूज़ नहीं कर सकते। अब ये फॉग कहाँ से आया किसी को नहीं पता। अब जैसे आप देखोगे ऑल हेवन या अलायंस है, इनके भी अलग अलग रीजन्स है, जैसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न। लेकिन क्लाउड सी स्टार सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर फॉग के हिसाब से रैंकिंग दी गई है, रैंक 1 से लेकर रैंक 9 तक। मतलब जहाँ पर जितना ज़्यादा डेंस फॉग होगा उसे हम रैंक उतना ऊपर देंगे। अब ऐसी ही जगह पे जहाँ पर 5th रैंक का फॉग है, एक कॉन्टिनेंट मोलुओ करके एग्जिस्ट करता है। और इस कॉन्टिनेंट के एकदम सेंटर में एक ब्लैक टावर है। अब अगर हम बात करें क्लाउड सी स्टार सिस्टम में, तो पावरफुल अगर कल्टीवेशन जो प्लैनेट्स हैं वो रैंक 7 से लेकर रैंक 9 वाले जो फॉग एरियाज हैं उधर है। और फिलहाल कॉन्टिनेंट मोलुओ के सेंटर में बारिश हो रहा था और यहाँ का जो जंगल था फिलहाल उस जगह को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी शांत था। और यहाँ पर एक फॉर्मेशन 1000 फीट का अचानक से चमकता है। बेसिकली इस फॉर्मेशन को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था, क्योंकि यहाँ से 3 महीने पहले कुछ कल्टीवेटर्स गए थे। अब यहाँ पर ब्लू लाइट चमकती है, बारिश काफ़ी तेज हो रही थी, लाइटनिंग भी अच्छा खासा चमक रहा था। अब जंगल से जो पूरब का साइड है वहाँ पर एक बेसिन था और यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स रहते थे। एक अलग उदासी बनता यहाँ पर, बारिश भी जिसे शांत नहीं कर सकती थी। और आस पास 8 पिलर्स फैले हुए थे बराबर दूरी पे। बीच में एक टेम्पल था जिसे हम डाउइस्ट टेम्पल भी कह सकते हैं। और सभी ने, मतलब जो भी कल्टीवेटर्स है, उन्होंने डाउइस्ट रोब्स पहने थे। अब एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि टेम्पल के एकदम गहराइयों में थे, दिखने में काफ़ी काइंड, पर चेहरा इनका पीला पड़ा हुआ था। और इनके सामने 4 लोग नील डाउन थे, 3 मैन थे और एक वुमेन थी। अब बाकी भी जो 2 थे, मतलब इन 4 में से 2 तो ओल्ड मैन हो चुके थे। वुमेन जो थी काफ़ी सुंदर थी और इसकी आंखों में काफ़ी आंसू थे। और ओल्ड मैन यानी जो मास्टर थे इनके, वो काफ़ी चिंतित थे और बता रहे थे कि देखो अब मेरी उम्र तो ख़त्म हो चली है, हर एक कल्टीवेटर के साथ ऐसा होता ही है। तो मैं, मतलब तुम्हारा टीचर, ओरिजिन सेक्ट को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अब वुमेन की आंखों से और ज़्यादा आंसू आने लगते। इसे अपने पुराने दिन याद आते। बाकी 3 भी काफ़ी उदास थे। ओल्ड मैन निराश थे कि यार मैं निर्वाणा शैटरर लेवल पर पहुंच नहीं पाया और शायद मैं कर भी पाता था, लेकिन जब मैं रैंक 8 के स्पिरिट ओरिजिन सेक्ट में गया था उसी समय किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया और मेरी ये हालत हो गई।
मेरी वाइटैलिटी को भी उन्होंने शक कर लिया। इस दौरान जो एक मिडिल एज मैन था इनके ग्रुप में, वो बोलता है कि टीचर, ये पर्पल डाउ सेक्ट वालों ने एक फॉर्मेशन लगा के रखा है हमारे मोलुगो कॉन्टिनेंट पे, और वो लोग सीक्रेटली अलायंस स्टार सिस्टम में गए थे। अब वो लोग आ नहीं पाए तो इसमें हमारी क्या गलती थी? मतलब उन्होंने गुस्सा हमारे पर क्यों निकाला? अब ओल्ड मैन कहते हैं कि मेन सेक्ट का कुछ अपना रीज़न होगा। ये लोग बेसिकली एक ब्रांच थे उस सेक्ट के। और ये फिर बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हमारे ओरिजिन सेक्ट को टॉप पर ले जाओ, तब हम कुछ कर पाएंगे। फिलहाल वो जो हमारी आखिरी उम्मीद है, जो 100 साल में वो कंपटीशन होने वाला है, ताकि मैं दूसरी दुनिया से इसे देखकर खुश हो पाऊँ। अब ओल्ड मैन के आसपास डेथ ऑरा बढ़ने लगता है। अब ओल्ड मैन अपनी ऑरा यूज़ करते हैं, मतलब आखिरी जो ऑरा बची थी, एक स्पेशल क्रैक होता है और स्टोरेज स्पेस इनका प्रकट होता है, जो कि पर्पल कलर का दिख रहा था। इसमें से एक पाइथन निकलता है और पाइथन भी मानो काफ़ी थका हुआ था, ओल्ड मैन के आसपास चक्कर लगाता है। अब ओल्ड मैन भी बोलते हैं, मतलब बाकियों से, कि मेरे मरने के बाद ये रैंक 5 का पर्पल लाइट पाइथन है, तो इसका ध्यान रखना। और फिर ये बोलते हैं कि मैं अपनी आखिरी जो ऊर्जा है वो यूज़ कर रहा हूँ। वो एक टेक्निक था इनके पास, द ग्रेट बेनिफिसेंस स्पिरिट स्पेल, और मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ एक स्पिरिचुअल पार्टनर जो कि मेरे ओरिजिन सेक्ट के काम आ पाए। जैसे कि मुझे भी मेरे टीचर ने उसी मेथड से चुना था। तब तो मैं एक गांव का एक नया नौजवान बच्चा हुआ करता था। अब चारों इनकी तरफ देखते हैं और ये अपनी ऑरा यूज़ करते हैं। ये स्पेल काफ़ी मिस्टीरियस माना जाता है। ये कैसे काम करता है किसी को नहीं पता, ओल्ड मैन को भी नहीं पता। बस इन्हें पता है कि ये ऐसा काम करता है, और बहुत बार तो ये काम नहीं भी करता है, मतलब कोई बंदे को ढूंढ भी नहीं पाता है। अब ओल्ड मैन की बॉडी से जब ये स्पेल को यूज़ करते हैं तो एक ब्लू फ्लेम बाहर निकलता है और गायब हो जाता है। अब इनका जो डिवाइन सेंस था पूरे इस प्लेनेट पे फैलने लगता है। इस कॉन्टिनेंट में उस चाइल्ड को ढूंढने की कोशिश करता है। ये बार बार सर्च करते हैं, बट इन्हें कोई ऐसा बच्चा मिलता नहीं। ये निराश हो जाते हैं कि यार मेरा फिर से ये स्पेल काम नहीं किया। धीरे धीरे इनकी बॉडी गायब हो रही थी, बस इनका सर बचा था और ये गायब होने ही वाले थे। पर इनका डिवाइन सेंस कुछ तो फील करता है उस जंगल की तरफ, और इसलिए उनका मतलब वो औरत जाता भी है वहां पर, क्योंकि अलायंस स्टार सिस्टम जाने का एक फॉर्मेशन इन लोगों ने यहाँ से बनाया था। क्योंकि ये फील करते हैं कि ट्रांसफर एरिया वहां पर चमकता है और एक वाइट फिगर, एक बंदा मतलब बाहर निकलता है जिसके बाल सफेद थे, और मानो बारिश भी इसे देखकर कांप रही हो, और जो बिजलियां कड़क रही थी वो भी इससे डर रही थी। और ये अवाक हो जाते कि ये कौन है। इनका दिमाग इतना क्लियर कभी नहीं हुआ था, और ये गैस करते हैं कि ये बंदा क्लाउड सी का तो नहीं है। और ये जो बंदा था, मतलब मेरा लड़का वांगलिंग, ये आसमान की तरफ देखता है कि चलो बारिश हो रही है, बिजलियां भी कड़क रही है। अब ओल्ड मैन क्योंकि मर्ज हो चुके थे उस स्पेल की वजह से, तो वांगलिंग के आसपास बहुत सारे लोगों को देखते, मतलब सोल्स जिनको भी वांगलिंग ने मारा होगा, और ये गिन नहीं पा रहे थे, मतलब इतने लोग थे। और वो लोग, मतलब उनका जो रिजेंटमेंट हो रहा था, वांगलिंग के करीब भी नहीं आ पा रहा था, तो इन्हें थोड़ा सा खतरा फील होता है। ये अपने डिसाइपल्स को बताना चाहते थे। इधर ये गायब ही हो रहे थे और बोलते हैं नॉर्थ रीजन, बस इतना बोल पाते हैं, और इनका ओरिजिन सोल खत्म हो जाता है। फिर जाते जाते कितना भी कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करके बोल पाते हैं, सफ़ेद बाल। टीचर इनके यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब दूसरी दुनिया में। अब फिलहाल बेल बजता है और इस ओरिजिन सेक्ट में उदासी का माहौल था। वांगलिंग इधर जब आता है तो इसके बॉडी पर थोड़े बहुत बर्फ थे, अलायंस स्टार सिस्टम से, और यहाँ पर बारिश हो रही थी। ये काफ़ी खुश होते हैं कि स्वागत अच्छा हुआ है, कि मतलब मैं जब वहाँ से निकला था तो बर्फ़ों ने मुझे भेजा था, मतलब विदाई दी थी, और यहाँ पर आया तो बारिश ने स्वागत किया। नॉट बैड। और वांगलिंग अब इस जंगल से बाहर निकलने लगता है। अब वांगलिंग को यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स दिखते हैं जो कि बारिश के मजे ले रहे थे, जैसे मेंढक वगैरह। ये जानता था इसे जल्दी से स्ट्रांग होना है। पहले इसकी ओरिजिनल बॉडी को वो 3-7 यानी 3 ट्रायल्स और 7 कैलामिटीज को पास कराना पड़ेगा, तब इसका फ्यूचर आगे बढ़ सकता है। और वांगलिंग जब आगे बढ़ता है तो इसके बाल काले हो जाते हैं, मतलब अपने थोड़े चेहरे वगैरह को, खास करके स्टाइल को, ये सब बदल लेता है। एक नॉर्मल बंदा जो कि थोड़ा विद्वान टाइप हो वैसा दिखता है। और मोलुओ कॉन्टिनेंट में जब बारिश होती है तो महीनों महीनों बारिश होती है। मॉर्टल्स वगैरह अपने आग जला करके मजे करते हैं, वही कल्टीवेटर्स अपने आउटडोर की जगह इनडोर कल्टीवेशन में चले जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गांव था जिसका नाम था नॉर्थ वाटर विलेज, जो कि जंगल के 500 किलोमीटर के रेंज में था। यहाँ के लोग मस्त खेती करते थे और उसी पे सरवाइव करते थे। अब इस बार फिर से ये लोग, मतलब गांव के कुछ लोग, इस जंगल में आए हुए थे, इससे लकड़ियाँ इकट्ठे करना, टोड्स वगैरह कलेक्ट करना। और इस बार जब ये वापस आ रहे थे तो एक बंदे को लेकर आते हैं। इसने भी अपना रेनकोट पहना था, इन्होंने ही दिया था उसे पहनने के लिए। और ये था वांगलिंग, जो कि इनसे मतलब जब मिला था जंगल में तो अपना नाम शेंग बताता है। फिलहाल ये एक बर्ली मैन के साथ था। अब बर्ली मैन इसे अपने घर पे लेके आता है, अपनी वाइफ से मिलाता है कि मेरी बेटे के माँ है, और एक रूम भी वांगलिंग को रहने के लिए देता है। तो फिलहाल अब हम यहाँ से वांगलिंग को शेंग बोलेंगे, यहाँ पर इसका नाम शेंग हो चुका है। फिलहाल ये दोनों वाइन वगैरह मस्त पीते हैं
और इनका डिस्कशन होता है। ये बताता है कि मेरे थर्ड ब्रदर बता रहे थे कि अगर आप नहीं होते तो मेरा भाई सांप के जहर से मर गया होता। वांगलिंग भी यानी अपना शेंगनियो स्माइल करता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा वो सांपों वगैरह के बारे में जानता हूँ। समय इधर निकलता है, 1 महीने निकल जाते हैं। बारिश का अभी भी टाइम था, लेकिन अब धीरे-धीरे सूरज की आँख मिचौली चालू हो गई थी। मतलब सूर्यदेव भी बीच-बीच में आ जाते थे। लेकिन समय कितना भी बीते, यह टाउसेन को नहीं भूल पा रहा था। गाँव में मज़े तो इसे आते हैं, अच्छा ज़िंदगी जीने को मिलता है। अब जो ओरिजिन सेट के कल्टीवेटर्स थे, ये मोलुओ के नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं, जंगल को सर्च करते हैं और फिलहाल इस एरिया में भी आते हैं, कुछ नए कल्टीवेटर्स को सेलेक्ट कर लें। तो एक कल्टीवेटर्स का ग्रुप इस नॉर्थ वाटर विलेज में आता है और जो आता है वो फाउंडेशन लेवल पे था, 20 साल से थोड़ा कम ही था। अब इसे देखकर गांव के लोग सभी बाहर आ जाते हैं कि कल्टीवेटर को गुस्सा कराना मतलब अपने जान से हाथ धोना। इस बंदे का नाम था जाओ यू। तो बारिश इसको नहीं छू सकती थी क्योंकि ये कल्टीवेटर है। अब गांव के लोग ठंडी की वजह से कांप रहे थे क्योंकि बारिश भाई ये तो नॉर्मल लोग हैं। अब फाइनली 15 मिनट बाद एक बंदा बोल ही देता है कि इमॉर्टल बारिश है, बच्चे काफी वीक हैं, ये इतने देर नहीं सह पाएंगे। खास करके वो बर्ली मैन अपनी बेटी के लिए बोल रहा था और बाकी लोगों के लिए। जाओयू गुस्से में बोलता है कि अगर ये बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कल्टीवेटर कैसे बनेंगे। वांगलिंग ये सब देख रहा था क्योंकि जब इसकी आवाज पड़ती है, ये कल्टीवेटर है, तो गांव वालों का चेहरा पीला पड़ने लगता है। तो वांगलिंग थोड़ा सा आगे आता है। जाओयू चौंक जाता है, कुछ बोलने वाला था बट वो कंफ्यूज होने लगता है। फिर कुछ सोचता है और बोलता है आप लोग जाओ, अंदर जाओ। गांव वालों को भी समझ में नहीं आता है, ये अपने बच्चों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इधर जब ये अंदर जा रहे थे तो वांगलिंग की बॉडी से एक ऑरा निकलती है और इनके अंदर जो कोल्डनेस जा रहा था उन्हें वो रिजॉल्व कर देती है। जावियू अब शांत हो जाता है, लेकिन मानो उसका सोल गायब ही हो गया था। ओरिजिन सेक्ट का ये जो काम था ये 1 महीने चलता है और इन्होंने 31 लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया था। 17 लोग टीनेजर थे, बाकी थोड़े जवान लोग थे। और फिलहाल ये सभी लोगों को लेकर ओरिजिन सेक्ट जाते हैं और इन 31 लोगों को 4 एल्डर्स के बीच में बांट दिया जाता है। साथ को एक फीमेल एल्डर पिक करती है, लू यानफे करके, जिनमें से एक अपना सेंगनियो भी था। मतलब इन 7 लोगों में। अब जो ओरिजिन सेक्ट था यह पहाड़ों के बीच में था। यहाँ पे बेसिन थी, मतलब नदियाँ, दर्रे, रेड फॉरेस्ट वगैरह सब चीज। माहौल काफी अच्छा था। और लू यानफे, इसकी एक और खास बात थी, ये लाल कपड़ों की दीवानी थी। मतलब लाल चीजें इसे बहुत पसंद थी। लू यानफे ये वही लड़की थी, मतलब जो उस टीचर की 4 डिसाइपल्स में से एक थी। ये सबसे यंग थी बट इसका कल्टीवेशन चारों लोगों में ज्यादा था। निर्वाणा स्क्रायर की ये पीक पर थी और नंबर 1 ब्यूटी थी ओरिजिन सेक्ट की। अब इन लोगों का जो मतलब प्लेनेट या जो भी बोल लो, वो रैंक 5 का डोमेन में आता था, फॉगस लेवल का था। अब इनके टीचर जो मर चुके थे वो निर्वाणा क्लिंजर के पीक पर थे, तो फिलहाल तक इन्हें कोई भी मतलब बुली नहीं करता था। लेकिन अब मैटर अलग थे। फिलहाल ये काफी गुस्से में थे। इसके हाथ में एक जेड था जिससे कि ये क्रश कर देती है। एक गहरी सांस लेती है। अब इसके सामने में इसकी 3 फीमेल डिसाइपल्स थी और फाइनली ये बोलती है कि उन्हें अंदर आने दो। लू यानफे, इसके बस 3 ही डिसाइपल्स थे और तीनों फीमेल्स थी। खास करके जो सेकंड डिसाइपल जोयुन थे, उसका कल्टीवेशन सबसे ज्यादा था। वो इल्यूजनरी स्टेज के हाफ स्टेप में थे और ये भी दिखने में ठीक ठाक थी। पर्सनालिटी इसकी काफी अच्छी थी। फिलहाल यहाँ पर 4 लोग एंटर करते हैं और लू यानफे इन्हें देखकर अपने डिसाइपल से बोलती है कि एल्डेस्ट डिसाइपल और थर्ड डिसाइपल, तुम दोनों 2-2 ले लो, मतलब ये तुम्हारे अंडर में रहेंगे। इनका टैलेंट ठीक ठाक है, हम चेक करेंगे क्या ये हमारे स्पिरिट पार्टनर बन सकते हैं, मतलब जो टीचर ढूंढ नहीं पाए थे। अगर 1 महीने के बाद इनके अंदर कुछ वैसा नहीं दिखता है तो इन्हें हम इनके घर भेज देंगे। दोनों इनके डिसाइपल्स मान जाती है। अब जोयोन इस दौरान बोलती कि टीचर 3 और लोग बचे हैं। लू यानफे कुछ सोच रही थी और बोलती कि नहीं, उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें अपने अंडर में ले लो, मुझे कुछ और काम है। जोयन थोड़ा सा हेजिटेट करती है और ये अपने टीचर के हाथ में जो पर्पल जेड देखती है, कुछ बोलना चाहती थी बट क्या ही बोल सकती थी। रेस्पेक्टफुली रूम से चली जाती है। अब जोयन के जाने के बाद लू यानफे की आंखों में एक किलिंग इंटेंट देखा जा सकता था और ये गुस्से में बोलती कि रूडी, मैं लू यानफे मर भी जाऊं ना तो तुम्हारी कल्टीवेशन पार्टनर तो कभी नहीं बनोगे। तो बाहर में जो 3 लोग खड़े थे, जो 3 डिसाइपल्स बन सकते थे, उनमें से एक अपना सेंगनियो था और बाकी 2 और लोग थे। अब इन 3 लोगों में एक बंदे ने ब्लू शर्ट पहना था और थोड़ा एविल दिख रहा था, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग ही चार्म था। जोयोन आती है और इसका भी नजर इसी बंदे पे पड़ता है। फिलहाल ये बोलती है कि तुम तीनों सीधे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें सेक्ट लेकर वापस चल रही हूँ। फिलहाल ये इन तीनों को लेकर सदर्न पार्ट में निकल जाती है। अब क्योंकि बहुत तेजी से जा रही थी तो जो बंदा ब्लू कपड़ों में था उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। पहली बार ये उड़ रहा था। दूसरे यूथ का भी सेम हाल था, उसकी भी बॉडी कांपती है बट वो उल्टी नहीं करता है। तीसरा बंदा था वांगलिंग, जो कि एकदम शांत था। जोयन इसकी तरफ देखती है और इसकी आंखों में चमक आता है कि यार ये बंदा इतना शांत कैसे हो सकता है। वांगलिंग यहाँ पर कुछ पौधों को देख कर रहा था। ये भी पूछती है क्या तुम इन्हें जानते हो। वांगलिंग बताता है हाँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। अब जुयन बोलती है कि क्योंकि तुम इन्हें पहचान सकते हो तो तुम इस हर्ब गार्डन में रह सकते हो। बाकी भी 2 का ये अरेंजमेंट करा देती है। फिलहाल ये वांगलिंग को वो जगह देती है जहां पर ये इसे ऑब्जर्व कर पाए,
क्योंकि वांगलिंग अलग ही शांत था। कितना भी ये कोशिश करती है, इसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल ऑरा को फ़ील नहीं कर पाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। फिलहाल ये अपने सेंगन्यू को यहाँ पर मतलब कैसे इनका ध्यान रखना है, उन्हें बताकर निकल जाती है और अपना कल्टीवेशन में लग जाती है। ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि ताकि कॉर्पोरियल यांग स्टेज में पहुँच पाए, ताकि अपने टीचर की हेल्प कर पाएगी फ्यूचर में। उसने जो पर्पल जेड देखा था, ये समझ गई थी कि ये इसके टीचर को धमकाया जा रहा है और अब तो इनको मेन जो टीचर थे, जिससे कि ये एंसेस्टर कह सकती है, वो तो मर चुके थे। तो इसके टीचर पर यानी लू यानफे पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था और इसके जो 3 अंकल टीचर्स थे, वो वैसे भी कुछ काम के नहीं थे। ये सोच रही थी कि अगर मैं कॉर्पोरियल यांग लेवल पे नहीं पहुँची, तो ये जो इसके पास एक पिल था, सोल पार्टिंग डेथ पिल, ये उसका यूज़ करेगी। लेकिन उसमें शायद रिस्क भी है, तो ये थोड़ा-सा डर रही थी। ज़ुयून के जाने के बाद वांगलिंग स्माइल करता है, इन हर्ब्स को देखता है। इसके कमरे में एक छोटा-सा ऑयल लैंप था। कमरा काफ़ी बड़ा तो नहीं था, बट सही था। यहाँ पर ये लेटता है और इसे अपने गाँव का भी याद आता है और लेटे-लेटे ये सोचता है ट्रू और फॉल्स के बारे में कि मैं ट्रू और फॉल्स के भी बीच में हूँ। फिर ये आँखें बंद कर लेता है। धीरे-धीरे रात का समय हो जाता है। वांगलिंग आँखें खोलता है। लैंप जलाता नहीं है और फिलहाल ये अपनी बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स को टच करता है। इसकी बॉडी 2 भागों में बढ़ जाती है, इसके अवतार और इसकी ओरिजिनल बॉडी में। इसकी जो ओरिजिनल बॉडी थी, उसकी हालत काफ़ी खराब थी। मतलब एकदम हड्डी के जैसा दिख रहा था और हड्डियों में रेड लाइन्स दिख रही थी। इसकी इंजरीज़ काफ़ी खतरनाक थी क्योंकि जब ये उस बैटल के बाद लौटा था डेमन स्पिरिट लैंड के, तब से इसकी बॉडी इंजर्ड थी और फिर ये अज़्योर ड्रैगन डिवाइन एम्पर को बचाने चला गया था और एंशिएंट गॉड पावर काफ़ी इसने यूज़ किया था। तो इसीलिए इसका जो 3 ट्रायल्स और 7 कैलामिटीज़ था, वो जल्दी आ गया था। नहीं तो नॉर्मली जब आप 6 स्टार के ऊपर चले जाते हो, तब आता है। तो जो पहला ट्रायल होता है, उसमें 2 कैलामिटी आती है, एक फ्लैश की और दूसरी बोन की। मतलब आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आएगा और आपके मांस में, और इन्हें झेलना मतलब बहुत मुश्किल काम है। वांगलिंग फिलहाल अपने स्टोरेज स्पेस से एक ब्लडी क्रिस्टल निकालता है और मेन बॉडी पर फेंक देता है। धीरे-धीरे ये ऑरा इसकी बॉडी को कवर कर लेता है। ओरिजिनल वांगलिंग अपनी आँखें खोलता है और ज़मीन के नीचे अंदर चला जाता है और ब्लड क्रिस्टल्स को एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। अब इसके पास हार्ड ब्लड भी था, वो क्रिस्टल के फॉर्म में। वैसे भी इसकी जो एंशिएंट गॉड बॉडी थी, वो इनकम्प्लीट थी। अगर ये इन्हें पूरा कर ले, फर्स्ट ट्रायल के दोनों कैलामिटीज़ को, जो कि थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसकी बॉडी ओरिजिनल नहीं है। लेकिन अगर कर लेगा तो इसकी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। ट्रू एंशिएंट गॉड में ये बदल जाएगा। फिलहाल समय बीतता है, अगले दिन की सुबह होती है और अभी भी बारिश हो रहा था। वांगलिंग खिड़की से देखता है और फिलहाल ये छाता लेकर बाहर निकलता है और आराम से चलता है। इससे काफ़ी खुशी हो रही थी। ज़ुयून का कल्टीवेशन अभी भी चल रहा था। इसे पता भी नहीं चलता है कि वांगलिंग यहाँ से चला गया और वांगलिंग ओरिजिन सेक्ट की तरफ बढ़ता है। मतलब रहने का जगह अलग था। पार्ट ये ओरिजिन सेक्ट का ही है, बट मेन जो एरिया है, अब वांगलिंग उधर बढ़ रहा था और वांगलिंग जानता था इसे छिपने की जरूरत भी नहीं है और ये स्पेल्स तो यूज़ नहीं कर रहा है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कल्टीवेटर है। अब जब ये रास्ते में जा रहा था, इससे बहुत सारे कल्टीवेटर्स मिलते हैं। वो लोग जल्दी में थे, तो इससे कुछ पूछते भी नहीं। फिलहाल ये पहाड़ियों पर चढ़ रहा था सदर्न कोर्टयार्ड से और कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं करता है, बस नॉर्मल वॉक। अब पहाड़ों पर हवा भी बहुत तेज चलती है, बिजलियाँ भी कड़क रही थी, बट वांगलिंग अपना आराम से चलते जा रहा था और वांगलिंग को मजा आ रहा था। तभी इसे एक आवाज़ सुनाई देती कि तुम कौन हो। वांगलिंग न्यूट्रल था। ये पीछे में देखता है, एक वुमेन थी जिसने रेड ड्रेस पहना था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और दिखने में कातिल सुंदर थी, लेकिन बारिश के टाइम भी ये अलग ही उदास और अकेलीपन को फील कर रही थी। वांगलिंग एकदम प्यार से बोलता है, मेरा नाम सेंगन्यू है। अब क्योंकि वांगलिंग मॉर्टल था, नहीं तो इसे ये फेंक देती, लेकिन ये हैरान थी इसके कामनेस को देखकर। ये बोलती यहाँ से चले जाओ, थोड़ा कोल्ड आवाज में। वांगलिंग स्माइल करता है और फिर यहाँ से जाने लगता है। अब ये लेडी वांगलिंग की तरफ देखती है कि यार ये कितना काम है, क्योंकि इसके सामने अगर इसके टीचर को छोड़ दे, जो कि अब नहीं है, तो कोई भी इतना काम रह नहीं सकता और लोग रेस्पेक्ट दिखाते हैं। एक डर रहता है, नर्वसनेस रहती है। इवन इसके जो 3 सीनियर ब्रदर हैं, वो भी इसे रेस्पेक्ट दिखाते हैं, बट ये बंदा ये अलग था। अब ये वांगलिंग को घूरती है, मतलब इसकी ऑरा को ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है, बट इसे लगता है, मतलब कितना भी ट्राई करती है, कि ये बंदा तो नॉर्मल है। और इस बंदे की कामनेस की वजह से इसका भी दिमाग जो थोड़ा सा बेचैन था, वो शांत होने लगता है। ये बस वैसे भी ढूंढ रही थी कि कोई इसकी बातों को सुन सके। फाइनली बोलती है कि वेट, क्या तुम मुझे सुनना चाहोगे। वांगलिंग जो कि जा रहा था, ये रुक जाता है, बादलों की तरफ देख रहा था। फिलहाल ये लड़की अपने आप बताना शुरू करती है कि मैं जब 13 साल की थी, तो मेरे टीचर ने मुझे डिसाइपल बना लिया और जब मैं असेंडेंट लेवल में ट्राई कर रही थी ब्रेक थ्रू की, तो मेरे टीचर ने हेल्प किया था कुछ हर्ब्स के साथ। उन्होंने एक हेवन डिसीविंग पिल बनाया था, जिसकी वजह से मैं असेंडेंट लेवल पे पहुंच गई। फिर उन्होंने मुझे स्टार्स हंटिंग के लिए ले गए थे। हमने एक 6 साइड रेड फॉक्स को मतलब हंट किया था। बस ये बता रही थी, इसे पता भी नहीं कि वांगलिंग सुन रहा है कि नहीं, बट फिर ये बोलती है कि टीचर मर गए और मैं अब उन्हें देख नहीं पाऊंगी। ये बोलती रहती है। वांगलिंग अपने शांत खड़ा था। दोपहर का समय हो जाता है, बारिश थोड़ी कम हो जाती है और फाइनली रुक जाती है। फिर ये आगे की स्टोरी बताती है कि पर्पल डाउ सेक्ट के जो
लोग हैं उनकी वजह से मेरे टीचर मरे। अब उनके जो जूनियर मास्टर हैं, उन्होंने एक ज़ेड भेजा है ताकि मैं उनके कल्टीवेशन कपल बन सकूँ। अगर मैं नहीं मानूँगी, तो वो मेन सेक्ट में रिपोर्ट करेंगे। फिर हमारे ओरिजिन सेक्ट के साथ वॉर होगा और हमारा जो मेन सेक्ट है, हमें वैसे भी पसंद नहीं करता है। और जो पर्पल डाउ सेक्ट उन्हें से रिक्वेस्ट करेगा, वो लोग मान ही जाएँगे, मतलब 80% चांसेस है। और उससे भी बड़ी बात कि मेरे जो 3 बड़े भाई हैं, उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस चाहते हैं कि मैं उस बंदे की कल्टीवेशन पार्टनर बन जाऊँ ताकि हमारा ओरिजिन सेक्ट शांति से रह सके। लेकिन क्या उन्हें लगता है ऐसा होगा? और लुई यानफे की आँखों में आँसू थे। ये देखती मतलब इस समय इंद्रधनुष बना था कि इंद्रधनुष काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मेरे ओरिजिन सेक्ट का इंद्रधनुष काफ़ी कमज़ोर है। वांगलिंग इसके बाद नीचे जाने लगता है। लेडी भी रोकती नहीं है इसे। फिलहाल इस लेडी के अंदर एक किलिंग इंटेंट था। ये उस तरफ देखती है जिधर वांगलिंग गया था। ये सोचती है कि यार ये बंदा अलग लेवल पे है। अगर ये कल्टीवेशन की दुनिया में होता तो क्या ही बंदा होता। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट। वांगलिंग इधर अपने छातों को लेकर नीचे आ जाता है। जोयोन के पास से गुजर रहा था जहाँ पर वो कल्टीवेट कर रही थी। फिर ये अपने कमरे में वापस लौट जाता। फिर ये सोचता है कि मैंने जाओई की मेमोरीज देखी थी, मतलब वो जो बंदा फाउंडेशन लेवल पर था, कि क्लाउड सी स्टार सिस्टम काफ़ी अलग है अलायंस और ऑल हेवन से। अब मैं जो ओरिजिन सेक्ट के एल्डर्स की बात सुन रहा हूँ, ये लोग ज़्यादातर स्पिरिट बीस्ट को यूज़ करके कल्टीवेट करते हैं। यहाँ की एल्केमी भी काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है। और ये सोच रहा था जब उस लड़की ने बताया था लू यानफे ने कि एक ऐसा भी पिल है जिसकी मदद से आप एसेंडेंट लेवल में जा सकते हो, हैविंग डिसीविंग पिल। तो वांगलिंग को थोड़ा इंटरेस्ट आता है क्योंकि देखो भाई, अगर इसे जब जाना था एसेंडेंट लेवल पे तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये अधमरा हो गया था। वो तो अच्छी बात थी कि जाओई के पास एसेंडेंट क्रिस्टल था जो कि उन्होंने इसे दिया था। और अब पहला लाइफ और डेथ ट्रायल वो एसेंडेंट लेवल पे ही आता है, जो कि क्लाउड सी स्टार सिस्टम वाले आसानी से पार कर जाते हैं उस पिल की मदद से। और साथ कुछ ऐसे भी पिल्स होंगे, ये अपना दिमाग लगाता है, जो कि सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर्स को भी मदद करते होंगे। फिर ये सोचता है कि यार लेकिन जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो तो डाओ को समझने की कोशिश करते हैं, और ये पिल्स तो अलग तरीका है, सही नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्लाउड सी स्टार सिस्टम वाले यूज़ करते हैं, तो कुछ तो बात होगी। फिर ये सोचता है क्या पता उस पिल की मदद से डाओ को कॉम्प्रिहेंड किया जा सके, यानी डोमेन को समझा जा सके। यह गहरी सांस लेता है। अब इसका एक्सप्रेशन बदलता है और इसका फोकस जूयून पर जाता है। जूयून इस दौरान खून की उल्टी कर दी, इसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ये कॉर्पोरियल यंग में लगातार कोशिश कर रही थी ब्रेक थ्रू की, और इसकी वजह से इसका ओरिजिन सोल वीक हो जाता है। अब ये लड़की एकदम डिसीजन ले लेती है। ये अपने बैग में से वो पिल निकालती है, वो ब्लैक पिल। इसके अंदर मानो एक फेंट सोल भी था। इसे सोल पार्टिंग डेथ पिल कहा जाता है। अब ये इसे निगलने ही वाली थी, तभी अब अंदर से आवाज आती है, स्टॉप। मानो इस आवाज में पूरी दुनिया हो और सभी चीजें मानो रुक जाती है। इसके आसपास मानो लॉ के थ्रेड्स बन जाते हैं, तो ये इसका ओरिजिन सोल सब चीज रेस्ट में चला जाता है। माइंड फ्रीज हो चुका था। वांगलिंग इसके सामने प्रकट होता है, जोयोन के आसपास से। अब ये लड़की है तो लड़कियां अपने सामान यूज करती है, तो एक अलग स्मेल आ रहा था। चेहरे पर वही भाव था, मतलब एक निश्चय था कि मुझे उस लेवल पे जाना है। वांगलिंग इसके हाथ से उस ब्लैक पिल को लेता है, इसे ध्यान से देखता है और ये सोचता है क्या स्ट्रेंज पिल है। पिल का कलर ब्लैक था। इसका डिवाइन सेंस पिल के अंदर एंटर करता है। वांगलिंग की जो एल्केमी की समझ थी वो काफी कमजोर थी, बट फिर भी ये ठीक ठाक जानता था। पिल के स्ट्रक्चर को तो ये समझ लेता है, उसके अंदर एक सोल पावर को भी फील करता है और ये बोलता है इंटरेस्टिंग। और बेसिकली इसके अंदर जो सोल था वो एक एप का था, जो कि काफी पावरफुल था। और इसके अंदर में बहुत सारे सील्स लगाए गए थे, तो वो एप भाग नहीं सकता था। और वांगलिंग फिर से जो पिल था इसके हाथ में रख देता है, फिर यहाँ से निकल जाता है। जोयुन फिर से मतलब अपने वाले नॉर्मल स्टेट में आ जाती है और पिल को खा लेती है। क्योंकि वांगलिंग का कल्टीवेशन बहुत ऊपर था, तो इस लड़की को पता भी नहीं चलता कि इसके साथ हुआ क्या था। वांगलिंग फिलहाल इसके पीछे खड़ा था, इस लड़की को पता भी नहीं था। जैसे ये पिल को खाती, इसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, एक अलग पेन ये फील करती है, पसीने छूटने लगते हैं। और जब ये पसीनों में भीग जाती है तो इसके कर्व्स जो होते हैं वो इजीली देखे जा सकते हैं। बट वांगलिंग तो वांगलिंग है, आपको पता ही है। फिलहाल इस लड़की के अंदर एक ओरिजिन सोल का पावर, मतलब फ्लेम पावर टाइप चलता है, और एक ब्लैक आइड एप इसके ओरिजिन सोल पर अटैक कर रहा था। अब लड़की का ओरिजिन सोल पहले से इंजर्ड था, और जो फ्लेम्स प्रकट होते वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहते हैं। ये बैटल तो कर रही थी जो कि इसके दिमाग में चल रहा था, इसके सोल पावर में चल रहा था। ये एक लाइफ और डेथ बैटल ही था, और ये उस फ्लेम पावर से इस एप को रिफाइन कर रही थी, बट फिर भी उतना फास्ट नहीं कर पा रही थी। तो इसका ओरिजिन सोल भी चल रहा था, और जुयून को पता था कि इसमें खतरा है। अब इसका ओरिजिन सोल इसे पीछे हटना पड़ता है, और एप काफी फियर्सली आगे बढ़ता है। इसने बस एप के कुछ पोर्शन को ही रिफाइन कर पाई थी, और फिलहाल ये एप इसके ओरिजिन सोल को एकदम मतलब फाड़ देने वाला था। बट वांगलिंग ऑब्जर्व करना चाहता था कि होता क्या है, इस पिल का इफेक्ट क्या है। और तो ये जुयून को मरने नहीं दे सकता था, और सोचता है कि जाने दो, कोई बात नहीं, मैं इस बच्ची को एक अच्छा सा फॉर्चून देता हूँ। अब वांगलिंग का डिवाइन सेंस जुयून के थर्ड आई में एंटर करता है। जुयून का ओरिजिन सोल पीछे जा रहा था,
एप काफ़ी करीब आ चुका था, पर अचानक से बीच में एक वाइट फिगर प्रकट होता है। ज़ुयुन इस फिगर को देख नहीं पाती, बस सफ़ेद बाल देख पाती है। इसे समझ में नहीं आता है कि इसके मतलब माइंड के अंदर में ये बंदा प्रकट कैसे हुआ। और ये वाइट फिगर बस ऐसा अपने ऑरा घुमाता है। एप को पीछे भागना पड़ता है और एप की बॉडी कोलैप्स कर जाती है और जो फ्लेम्स जल रहे थे, वो इस एप को अब रिफाइन करने लगते हैं। मतलब बस एक फिंगर का अटैक था और वो एप मारा गया था। इसने अपने टीचर को भी देखा था, यानी लू यानफे को स्पेल्स यूज़ करते हुए, बट इतना पावरफुल कभी नहीं। अपने एंसेस्टर को भी देखा था स्पेल्स यूज़ करते हुए, बट इतना पावरफुल नहीं थे। और ये व्हाइट हेयर्ड मैन बस एक अटैक को एकदम नॉर्मल कैजुअली करता है और खतरनाक इफेक्ट था। तो फिलहाल फ्लेम्स के द्वारा एप रिफाइन हो रहा था और इस लड़की का जो सोल फोर्स था वो स्ट्रांग होने लगता है। और जुयन फिलहाल एक अलग रियल्म में चली जाती है जो कि शी रियल्म के जैसा था, बट वैसा था नहीं। और ये डाओ को समझने लगती है। मतलब एप ने जो भी दुनिया में देखी होंगी चीज़ें, ये उसके थ्रू उस डोमेन को फील कर रही थी। आराम से जो एप था, लंगूर बोल सकते हो, 3000 साल से ज़्यादा था। लंबा समय बीत जाता है, ज़ोयून आंखें खुलती और इसके आसपास अब कॉर्पोरियल यांग लेवल का हो रहा था। लगभग पहुंच गई थी, इसे बस थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा, फिर यह ट्रू कॉर्पोरियल यांग लेवल पे जा सकती है। ज़ोयून पीछे देखती है, कोई नहीं था। और बस ये वही सोच रही थी, वो कल्टीवेटर था कौन? क्या मेरा वो भ्रम था? फिर इसे याद आता है कि इसके टीचर ने बताया था कि इनके एंसेस्टर ने बोला था जब उन्होंने वो स्पेल यूज किया था कि वाइट हेयर, नॉर्थ में वाइट हेयर। तो जुयन सोचती क्या ये वही बंदा तो नहीं है। इधर वांगलिंग अपने कमरे में था और ये सोचता है यार क्लाउड सी वाले तो अलग लेवल पे हैं। मतलब स्पिरिचुअल बीस्ट को यूज कर रहे हैं ताकि एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ सके। अब वांगलिंग को याद आता है कि मोजी के मास्टर ने भी इसे एक बीस्ट का सोल दिया था रिफाइन करके, जब ये वर्मिलियन बर्ड सेक्ट में था। और इसी दौरान मोलुआ कॉन्टिनेंट से थोड़ी दूरी पर एक टैडपोल बीच था जो कि 1000 फीट का था और उड़ रहा था फॉग के बीच में। इसके ऊपर में दो लोग बैठे हुए थे। एक यंग बंदा था पर्पल रोब में, जो कि काफ़ी हैंडसम था, लेकिन इसके चेहरे पर एक अलग एविलनेस था। इसके पीछे में एक ओल्ड मैन थे। ये बंदा ओल्ड मैन से बोलता है कि अंकल, मुझे बस लू यानफे नहीं चाहिए, मतलब मेरी कल्टीवेशन फर्नेस के रूप में, बल्कि मुझे पूरा ओरिजिन सेक्ट भी चाहिए। अंकल सॉन्ग, आप कितने कॉन्फिडेंट हो? अब इसके अंकल सॉन्ग बोलते हैं कि अगर वो ओल्ड डाउइस्ट नहीं मारा होता तो मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था, लेकिन अब तो मैं 100% श्योर हूँ। दोनों हंसते हैं और इसी तरह पढ़ रहे थे। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।